कि चुनाव जीत जाने के बाद क्या नीतीश कुमार ही बिहार का सीएम बनेंगे? गठबंधन तो जीत जाएगा, लेकिन उस पर प्रशांत किशोर का ये दावा है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार इलेक्शन सामने खड़ा है, आने वाला है, और इसके लिए तैयारी लामबंदी सबने कर लिया। लेकिन किस पर खेल रहे हैं? बिहार इलेक्शन में बहुत सारे जिसे बोलते हैं बहुत सारे दाव लगे हैं। एक नीतीश कुमार की पार्टी जो कि अपने ही एक बुजुर्ग नेता नीतीश कुमार पे दाव लगा के बैठी है। हालांकि नीतीश कुमार का चेहरा बिकतो तो आज भी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पिछली बार भी बीजेपी बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार छोटी पार्टी थी, नीतीश कुमार की जेडीयू, और नीतीश कुमार की जेडीयू जो है जिसमें किसी जमाने में बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, आज सिर्फ सिमट के रह गई है सिर्फ नीतीश कुमार तक। और नीतीश कुमार की भी उम्र हो चली, पता नहीं क्या बोलते हैं, कब तक वो खींच पाएंगे नैया को ये भी नहीं पता। प्रधानमंत्री मोदी पर एनकैश कर रही है बीजेपी, जिसे बोलते हैं सम्राट चौधरी क्या बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? मुझे तो उम्मीद कम है, हो सकता है लगा दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस ने पकड़ा कन्हैया कुमार को। लालू की पार्टी तेजस्वी पे एनकैश कर रही है। तेजस्वी एक ब्रांड बन चुके हैं, और क्या कन्हैया कुमार नैया पार लगा देंगे? ऐसे में कौन जीत सकता है? क्या कन्हैया कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और एक लंबे अरसे तक इन्होंने पत्रकारिता की। प्रेम शंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बीजेपी एक लंबे अरसे से अपनी सीट्स बढ़ाती जा रही है। बीजेपी के पास कोई फेस नहीं था, एक शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ के तो कभी फेस नहीं रहा। हाँ, कास्ट वाइज आप देखें तो आपके पास ऐसे लीडर्स थे जो कि एक कास्ट की वोट से इकट्ठे कर सकते थे, चाहे वो सीपी ठाकुर हों या कोई और हों। लेकिन इस समय अगर कन्हैया कुमार को उतारा तो क्या कन्हैया कुमार मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का और बीजेपी को हरा पाएंगे? रोहित, मतलब दूर दूर तक अगर मैं आकलन करूं, विश्लेषण करूं इसका, तो कहीं से मुझे ये नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार वो काम कर पाएंगे जिसके लिए उनको भेजा जा रहा है। जाहिर तौर पर वो एक अच्छे वक्ता हैं, युवाओं के बीच में बहुत पॉपुलर हैं, अच्छा बोलते हैं, और जिसके मुकाबले भेजा गया है, आप इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं रोहित जी। बेसिकली बीजेपी और जेडीयू तो बाद में आती है, ये पार्टियां। सबसे पहले जो इनको भेजा गया है वो है तेजस्वी के खिलाफ भेजा गया है। यानी कि आरजेडी जो राजनीति कर रही है बिहार में, वो इस तरीके से पेश कर रही है अपने आप को कि इस बार के चुनाव में वो 45 से 50 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है कांग्रेस को। जबकि वहां के जो प्रदेश के जो नेता हैं, जो वहां की राजनीति करते हैं, वहां की धरातल की जो राजनीति करते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार वहां परमानेंट नहीं होते। कन्हैया कुमार पूरे देश की राजनीति को देखते हैं और उनके एक स्टार कैंपेनर के तौर पर उनको आप देख सकते हैं। अच्छा बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलने का एक कतई मतलब नहीं होता है कि वो वोट भी अपने पाले में ले आए या कांग्रेस के लिए कोई चमत्कार कर पाए। तो वो दरअसल भेजे जो गए हैं वो तेजस्वी के खिलाफ करने के लिए भेजे गए, यानी कि उनको काउंटर करने के लिए भेजे गए, क्योंकि वहां माहौल ये बनने लगा है रोहित कि कांग्रेस को इस बार वो कम सीट देंगे, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में करीब 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार का जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो 40 से 45 सीट देने की बात हो रही है। और आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है रोहित कि वहां से उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए जो उम्मीदवार या जो प्रोबेबल जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो जिता सकते हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बहुत पीछे रह जाएगी और वहां पर सीट की कटौती होगी। तो इसलिए क्योंकि ये पदयात्रा भी करने वाले हैं बिहार में कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार को भेजकर ये साबित करना चाहती है कि हम वहां पर राजनीति या इस बार का चुनाव जो है 2025 का वो सीरियसली लड़ने वाले हैं। यानी कि जो महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव को बिहार में बना के रखा हुआ था, और आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार वहां प्रचार करते हुए नजर नहीं आए थे, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में वो आरजेडी करेगी, और आरजेडी के नाते वहां पे तेजस्वी यादव देख रहे थे, इसलिए
वहां पर कन्हैया कुमार को नहीं भेजा गया था। लेकिन क्योंकि दिल्ली में जो राजनीति इस बार हुई है रोहित, उसमें आपने देखा होगा कि जो ये महागठबंधन जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन का भी जो पुर्जा पुर्जा जिसको हम कहते हैं ना, वो ढीला हो गया और टूटने के कगार पर है। तो इस नाते कांग्रेस अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने साख को बनाए रखने के लिए बिहार के चुनाव में वो बने रहना चाहती है, और कन्हैया कुमार अभी से जाकर उसकी फील्डिंग करेंगे ऐसा लगता है। तो पहले तो ये आपस में निपट लें कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और वहां की राजनीति इस बार के बिहार के चुनाव में 2025 में ये कैसे करने वाले हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि ये बीजेपी को काउंटर कैसे करेंगे और जेडीयू को काउंटर कैसे करेंगे रोहित। राइट, उसके बाद आता है बीजेपी को और जेडीयू को कैसे काउंटर करेंगे। एक चीज, कन्हैया कुमार की बात करें तो इमेज तो बहुत अच्छी नहीं है। वो नारे लगे थे आजादी आजादी जेएनयू में, उसके बाद से इनके ऊपर स्टैंप तो लगी, भले ही स्टैंप को धोने का बहुत काम किया गया कांग्रेस की तरफ से और दूसरों की तरफ से भी। ये चीज के इमेज खराब होने के बाद क्या इनका कद वाकई में बिहार में बढ़ रहा है। इलेक्शन तो दिल्ली से लड़े थे और हार भी गए थे। क्या बिहार में इनका कद बढ़ रहा है, या ये किसी पर्टिकुलर कास्ट के या समीकरण को बैठा पा रहे हैं। रोहित, इसमें आप गौर कीजिए, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको कि बिहार की जो पूरी राजनीति है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आप जाति के बिना और जातीय समीकरण के बिना बिहार में कोई चुनाव जीत जाए वो पॉसिबल नहीं है। विकास उसमें एक एजेंडा जरूर रहता है, और विकास उसमें एक बोनस का काम भले ही कर दे, लेकिन जब आप वहां पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, चुनाव जीतने की बात करते हैं, तो एक वहां पर आपको जातीय समीकरण बनाना होता है। वहां से जो कन्हैया कुमार है कहीं फिट नजर नहीं आते। वो जिस विशेष जाति से संबंध रखते हैं वहां पर वोट भी ज्यादा बिहार में नहीं है, तो उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा वो कारगर साबित नहीं होंगे। एक बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ भी चुके हैं गिरिराज के खिलाफ, गिरिराज सिंह के खिलाफ, और वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, आपको याद होगा। तो बहुत ज्यादा कद नहीं है। भाषण करते हैं, लेकिन भाषण जो वो करते हैं वो कुछ लोगों के लिए प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन वो काउंट कहीं नहीं है। वो मतलब कि आप उसको पॉइंट में भी नहीं ले सकते, और वो जो वोट बैंक है उसको प्रभावित वो नहीं कर सकते। कांग्रेस की छवि बहुत खराब हो गई है देश में दो वजहों से। एक तो वो जो उनके नेता है राहुल गांधी, जो नेतृत्व देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे। अभी 2 दिन पहले की बात है, जो राहुल गांधी ने पार्टी से नेताओं को निकालने और रखने की जो बात हो रही थी, पार्टी नेताओं से नहीं मिलते हैं वो आरोप लगा उनसे। कई बड़े नेताओं का ये आरोप है कि उनके पास अगर आप जाइए किसी बात के लिए, किसी मुद्दे के लिए जाइए, किसी विवाद के लिए जाइए, किसी समस्या को लेकर जाइए, तो वो कहते हैं कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप उनके पास जाइए। तो इस तरह की छवि है, यानी कि कांग्रेस में एक नेतृत्व का जो संकट कहते हैं, वो नेतृत्व की संकट भी सामने आ रही है। तो वो कौन होगा। तो कांग्रेस की छवि बहुत खराब है पूरे देश में, और बिहार में पिछले कुछ चुनाव में उनकी क्या स्थिति है वो भी हम देख रहे हैं। तो कन्हैया कुमार को भेजा इसलिए जा रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के पास। एक वहां पर क्योंकि 58%, 58% वहां युवा चेहरा है, युवा वोट है, और उस युवा वोट को साधने में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, रोजगार का नाम लेकर और पलायन का नाम लेकर। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको बार बार तेजस्वी यादव उठाते हैं, और इसी मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार भी बिहार जा रहे हैं, यानी कि वो काउंटर करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। तो युवाओं में अपनी साख बढ़ाने की कोशिश जरूर है कांग्रेस की, लेकिन ये काम कन्हैया कुमार कर पाएंगे ये मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले भी अपने आकलन, अपने सूझबूझ और अपने 25 साल के पत्रकारिता के आधार पर मैंने पहले ही एक बात कह दिया है, इसको आप भी नोट कर लीजिए कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव कहीं ठहरने वाले नहीं हैं। उनकी हार होगी, इसलिए हार होगी कि जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो चल रहे हैं वो अपनी पार्टी पर कम ध्यान देकर वो बीजेपी में क्या हो रहा है, जेडीयू में क्या हो रहा है, जबकि अभी 8-9 करीब 7-8 महीने कह लीजिए, 8-9 नहीं,
7-8 महीने का वक्त है चुनाव होने में, और वो अभी से जो अटैक कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू पर, बजाय इसके कि वो अपने अंदरूनी पार्टी के अंदर उनकी स्ट्रेटजी कैसे होगी, संगठन के आधार पर वो कैसे काम करे अपनी पार्टी, उस पर ध्यान न देकर वो एक पर्टिकुलर आदमी पर अटैक कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रेटजी के लिहाज से ये ठीक नहीं है, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है, पहले तो मैं कह दिया हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं कि आरजेडी की बहुत तगड़ी हार होगी अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो। आरजेडी की तगड़ी हार होगी। आरजेडी पिछले 3 बार से हार रहा है। ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना टक्कर मान रही है तेजस्वी की पार्टी को। बीजेपी और नीतीश कुमार एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी ये भी झेल रहे हैं। इनकी क्या पोजीशन है? क्या ये इलेक्शन निकाल पाएंगे नीतीश के कंधे पर चढ़ के, या प्राइम मिनिस्टर मोदी के कंधे पर चढ़ के नीतीश निकाल पाएंगे? देखिए वहां पे ये इनका जो गठबंधन है, इनके पास दो चेहरे हैं, दो चेहरे। नीतीश कुमार की छवि अभी भी बिहार में बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि अभी विधानसभा में भी उन्होंने, नीतीश कुमार ने बहुत सारी ऐसी बात बोली कि आप 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए और अब के बिहार को आप देख लीजिए क्या स्थिति है। और जो लॉ एंड ऑर्डर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको हमने खत्म किया है। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधे आदमी को कनेक्ट करता है, और ये हुआ भी है। पहले पटना में जिस तरीके से आरजेडी की सरकार में गाड़ियां उड़ जाती थी, अगवा लोग कर लिए जाते थे, रंगदारी वसूले जाते थे, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो अब बंद हो गई है बिहार में। कम से कम पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा जरूर है, उस पर काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सीधे आपको डेली रूटीन के लाइफ पे इफेक्ट वैसा नहीं करती है जैसा ये है कि आपकी बहन बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो आपको इस बात का डर रहता है कि वो सुरक्षित वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। आप अगर एक व्यापार करना चाहते हैं, आप किसी तरह का एक अपने हिसाब से कुछ नया चीज बिहार में करने की सोच लें, ये पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये सुरक्षा की गारंटी अब मिली है। और वो दो गारंटी देते हैं, मोदी का चेहरा और एक नीतीश कुमार का चेहरा। तो नीतीश कुमार की कम से कम ये छवि जरूर है बिहार में कि उनके आने के बाद ये सब चीजें सुधरी और चीजें ठीक हुई हैं। एक मैं और उदाहरण आपको दूं कि एक नया जो इस बार का बजट भी जो आया, उस बजट में कई ऐसी चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, और जब भी वो चुनाव में जाते हैं और जब जब लाडला कह के इन्होंने लाडले मुख्यमंत्री कहा, क्योंकि एक मसला उछाला गया था। मैं इस बात को क्यों रख रहा हूँ आपके सामने रोहित, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मसला बार बार उछाला जा रहा था कि एनडीए का नेता कौन होगा, एनडीए का नेता कौन होगा, जबकि ये बार बार क्लियर किया जा रहा था कि एनडीए का जो नेता होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। वो जेडीयू ने भी कह दी थी इस बात को, इधर से बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कहते, इवन सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो भी कह रहे थे कि हमारे नेता नीतीश कुमार है और हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये विवाद कहां से शुरू हुआ, इसको भी सुनिए आप। ये विवाद शुरू हुआ था कि अमित शाह एक रैली में इन्होंने सिर्फ इतना बार कह दिया था कि नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा था कि ये बैठ के हम तय कर लेंगे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये नाम आपको बता दिया जाएगा। इसको आरजेडी ने पकड़ के, तेजस्वी यादव ने पकड़ के इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि ये कोई मुद्दा था नहीं। और बाद में ये क्लियर कर दिया गया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, जब तक नीतीश कुमार खुद से अपने आप को रिटायर घोषित कर दे। लेकिन इसको दूसरे तरीके से महिमा मंडित किया गया। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप अपनी चीजों को छोड़ के, मैं आपके सवाल पर आता हूं, अपनी चीजों को छोड़कर ये बीजेपी और जेडीयू की राजनीति में अभी पड़ना जल्दबाजी है। आपको अटैक तो करना होगा, सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे क्योंकि आप विपक्ष में है कि काम नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बाकी तमाम जो चीजें हैं। लेकिन अभी आपको अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं रोहित, उसमें दो बड़ी बातें हैं। दो बड़ी बातें ये हैं कि आज जो हम बात करने बैठे हैं सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि कन्हैया कुमार बिहार क्यों जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों पार्टियों के बीच में जो गठबंधन है अभी तक, वो गठबंधन अभी भी बहुत क्लियर, इस बार 2025 के चुनाव के लिए उसका सीन क्लियर नहीं है। यानी कि सीट बंटवारे को लेकर आपस में विवाद है।
ये सीट कुछ ज्यादा डिमांड करेगी कांग्रेस और ये कम देने के मूड में। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कन्हैया कुमार सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि नहीं, अगर आप युवा हैं, या कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इसलिए भेजा है कि अगर आप युवा हैं तो कांग्रेस ने भी एक युवा चेहरे को मैदान में उतार दिया है और वो अपना ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब बार्गेन करने की स्थिति है, जब सीटों को लेकर बातचीत करने की स्थिति है, तो कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस ये कह सके कि हमारी स्थिति बिहार में अच्छी है और हम अगर 70-75 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हम बेहतर नतीजे दे सकेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या बात होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जितना कमजोर होंगे उतना ही बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो और मजबूत होगा, क्योंकि 2 चुनाव जीतकर बीजेपी वहां पर जा रही है, माफ कीजिएगा 3 चुनाव जीतकर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव जीतकर बिहार जा रही है बीजेपी, और जेडीयू का उनका साथ है। तो बीजेपी की स्थिति फिलहाल बिहार में बहुत मजबूत है समीकरण के हिसाब से, क्योंकि ओबीसी चेहरा 54% वोट है पिछड़ी जातियों का, उसका चेहरा माने जाते हैं नीतीश कुमार। आज भी उनके चेहरे पर वोट पड़ते हैं, आप लाख कुछ भी कह लीजिए। तो आज 64 और ओबीसी से आपके पीएम मोदी भी आते हैं, तो 2 आपके चेहरे ऐसे हैं जो कि 54% वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस लिहाज से जितेंद्र राम मांझी है आपके पास, चिराग पासवान है आपके पास उस गठबंधन में, जो कि आपको अति पिछड़े जातियों का वोट लेकर आते हैं। तो समीकरण के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू बहुत मजबूत है, और आरजेडी के पास जो है वो माई समीकरण के अलावा बहुत ज्यादा वोट बैंक उनके पास है नहीं, लेकिन वाई में भी बीजेपी सेंध लगाती रही है सिर्फ हिंदू वोट होने के नाते। एक चीज इस इलेक्शन में आप क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या है बीजेपी का या मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा इन सबको हराने के लिए? क्या बजट में जो घोषणाएं की गई थी वो मास्टर स्ट्रोक है या भी कोई मास्टर स्ट्रोक और आ रहा है? देखिए मास्टर स्ट्रोक और भी आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी ऐलान होने बाकी हैं, अभी वादे होने बाकी हैं, पिटारा खुलना भी बाकी है चुनाव को लेकर, और कई फ्री वीज वाला जो मसला बाकी स्टेट्स में चले हैं, और वो दांव जो इनका है वो हिट हुआ है हर जगह, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ की बात करें तो कई ऐसी चीजें हैं जो अब अनाउंसमेंट होके जैसे जैसे इनका दौरा बढ़ेगा बिहार में, वैसे वैसे इनका जो बिहार की जनता के साथ जो ये घोषणाएं करेंगे, वहां पर जो ऐलान करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद ये क्या क्या बिहार के लिए और करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा होना होगा। हालांकि इस बात पर अभी बहुत कुछ ज्यादा बोला नहीं जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से, लेकिन एक मुद्दा है रोहित, वो मुद्दा ये है कि इस बार नीतीश कुमार अगर सीएम बन भी जाते हैं तो कितने दिनों तक रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ये सवाल उठता रहा है, और ये बार बार ये कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो दावा ये कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद अगर चुनाव जीत जाती है बीजेपी और जेडीयू, ये गठबंधन चुनाव अगर जीत जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और अपने दर्शकों को भी सुनाइए, कि चुनाव जीत जाने के बाद क्या नीतीश कुमार ही बिहार का सीएम बनेंगे? गठबंधन तो जीत जाएगा, लेकिन उस पर प्रशांत किशोर का ये दावा है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक एकदम नहीं रखता, सीएम तो जरूर बनेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे ये बड़ा सवाल है। और आप जो पूछ रहे थे, आपके सवाल का अगर मैं सीधा जवाब दूं तो सीन यही है कि मोदी और नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी की बातों पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। वो इसलिए करेंगे, वही मैं जो हेल्थ इशू आपको जो मैं कह रहा हूँ, वो हेल्थ इशू एक बड़ा इशू है, लेकिन मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी के जो वोट पड़ते हैं बिहार में, उसको ऐसे समझिए रोहित कि वो मोदी के चेहरे पर ही पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर कोई कद्दावर नेता वैसा है नहीं जिसके नाम पर वोट पड़े, उसके चेहरे पर वोट पड़े, तो वहां पर वो मोदी का ही चेहरा होता है। अब तक जितने भी चुनाव आप जीत रहे हैं या जो सीट बीजेपी की बढ़ रही है वहां पर,
वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी का फैन क्लब है, वो मोदी को फॉलो करते हैं बिहार के। उसमें फिर बिहार और गुजरात का मसला नहीं आता है। वो लोग भी हैं जो पलायन करके, गुजरात में बहुत सारे बिहारी हैं, वो जो बिहारियों की जनसंख्या है उनका बिहार से कनेक्शन है। तो जो गुजरात में उनको सुविधा या जो मोदी प्रेम या गुजराती जो उनको अफेक्शन मिलता है, उस अफेक्शन का असर उनको बिहार में भी दिखाई देता है पॉजिटिव तरीके से। तो जो मोदी कहेंगे वो होगा, मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में सीट तो बीजेपी को ज्यादा थी ही जेडीयू से, उसके बावजूद इन्होंने गठबंधन का धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। एक वाक्य अगर आप कहें तो मैं सुना दूं, बड़ा दिलचस्प है। वो दिलचस्प वाक्य क्या था पिछली बार का मैं बता दूं आपको, कुछ सेकंड में बताता हूँ कि नीतीश कुमार जब रिजल्ट आ गया और नीतीश कुमार की सीट जब 40-45 रह गई, तो हुआ कि सीएम कौन बनेगा। उनके पास ये गए देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, बोले कि भाई आइए मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, इस पर तय कर लिया जाए, बात हो जाए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि भैया नंबर 1 पार्टी आप हैं, आपने जीती, आपके विधायक ज्यादा हैं, मैं सीएम कैसे बन सकता हूँ, आप में से कोई सीएम बने। ये देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा था। तो वहां से ये कहा गया कि आप 2 मिनट रुकिए। फिर इन्होंने मोदी जी को फोन लगाया, फिर मोदी जी ने वहां से कहा कि नहीं, चुनाव से पहले हमने ये वादा किया था कि हमारे नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार होंगे, और ये गठबंधन की जीत है, किसी एक पार्टी की जीत नहीं है। इसलिए हमारा जो चेहरा था सीएम का चुनाव से पहले, नीतीश कुमार, वही सीएम बनेंगे, और वो सीएम बने। तो ये है नरेंद्र मोदी, और ये है नरेंद्र मोदी का वादा, और ये है बिहार की राजनीति, और ये ऐसे करते हैं देश की राजनीति रोहित कुमार शर्मा जी। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी फॉर ज्वाइनिंग। हमारी नजर रहेगी, पैनी नजर रहेगी हमारे पर, पैनी नजर रहेगी हमारी बिहार इलेक्शंस पे, बहुत दूर नहीं रहेगा। लेकिन आरजेडी चुनाव हार रही है, ये मैं 7 महीने पहले आपको बता रहा हूं पहले से, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो स्ट्रेटेजिकली वो बहुत फेल नजर आ रहे हैं शुरुआती दौर पर। और जब ओपनिंग खराब होती है रोहित शर्मा जी, आप क्योंकि क्रिकेट में भी बड़ा आपको ज्ञान देते हुए मैंने सुना है, तो जब ओपनिंग खराब होती है ना, तो फिर टीम डगमगा जाती है, उसका रिजल्ट भी फिर खराब आते हैं। तो आरजेडी चुनाव हारने वाली है, ऐसा अनुमान मेरा कहता है। आरजेडी मैं ये जानता हूं कि आपकी जो एक जो कवरेज रही है या आपका जो पत्रकारिता रही है, बिहार की ओर आपका रुझान रहा है और आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, और हमारी नजर रहेगी, आपसे आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे बिहार इलेक्शंस पे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।